So in today's lecture, we will cover one question, another question from ICMAP S5 Strategic Financial Management पेपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा मार्केट प्राइजेस ऑफ सोर्सेज। हमारे पास कौन कौन से हैं? इक्विटी शेयर्स होंगे, ठीक है, और हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट आ रहा होगा, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। सिमिलरली जब हम इनके मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, और सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें इसका वेट कैलकुलेट करना होगा। और वेट में जो है, जो के ई यूज़ हो रहा होगा वो यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू वाला जो के ई हम कैलकुलेट करेंगे वो यूज़ हो रहा होगा। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। द शेयर कैपिटल एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ऑफ फाइज लिमिटेड आर लिस्टेड ऑन द कराची स्टॉक एक्सचेंज एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनी लेटेस्ट बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 7 इज एज फॉलोज। 31 दिसंबर 7 पे जो है हमें एक्सट्रैक्ट दिए हमें बैलेंस शीट के, जिसमें हमारे पास शेयर कैपिटल आ रहा है 400 मिलियन का। सेकंड हमारे पास जो रेलिवेंट चीज़ होगी वो इसमें टी एफ सीज होंगे, डेट हो गया। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन आ रहा है काइबोर प्लस 3% का, 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ इन मिलियन में। उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, ये जो टी एफ सीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन है। क्या कह रहे हैं? 6 ईयर टी एफ सीज वर इशूड ऑन 1 जनवरी 7। 1 जनवरी 7 पे 6 ईयर जो उसकी लाइफ थी टी एफ सी की वो इशूड हुए हैं। और हम वर्किंग कौन से ईयर पे बैठ के कर रहे हैं? 31 दिसंबर 7 पे। इसका मतलब है कि एक साल ऑलरेडी पास हो चुका है। 1 जनवरी 7 से जो हमें एक्सट्रैक्ट दिए हुए थे 31 दिसंबर 7 के थे, इसका मतलब है एक साल ऑलरेडी पास हुआ हुआ है। हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स की वर्किंग करनी होगी। रीड करते हैं आगे। द कूपन रेट इज 6%। ठीक है, ये हमें यहाँ से भी पता चल रहा था। payable annually and the expected IRR is 10%. These TFCs were issued to fund a medium-term project. The prevailing commercial rate for similar risk bond, KIBOR plus 3%. The accounting policy of the company said that TFCs and other held to maturity liabilities are carried at amortized cost। ठीक है, ये हमें पता है। काइबोर जो है करेंटली हमारे पास 9% का चल रहा है। 9 और +2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो रेट बन जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं विच कैन बी कंसिडर्ड एज रिस्क फ्री। ठीक है, ये रिस्क फ्री भी है, रिस्क फ्री रेट भी है। एफ एल हैज़ एन इक्विटी बीटा ऑफ 1.6। अगेन हमें यहाँ पे इक्विटी बीटा कैलकुलेट करके दिया हुआ है इस कैपिटल एसेट प्राइसिंग वाले क्वेश्चन में। अगेन हमें ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये हमें खुद से पहले कैलकुलेट करना होगा बीटा इक्विटी। अच्छा, विद इक्विटी प्रीमियम, और यहाँ में हम इक्विटी प्रीमियम भी दिया हुआ है 6.25 का। और इनकम टैक्स का रेट भी हमें गिवन है 35% का। तो ये सारी हमारे पास जो डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो गिवन है। और एग्जाम में भी एक मरतबा यही हुआ है, सिर्फ ये वाला पार्ट उठ के अलग से टेस्ट हुआ पता, सेम बिल्कुल ठीक है, सेम से फिगर चेंज थी और सेम चीज़ जो है एग्जामिनर ने टेस्ट की हुई थी ये डेटा देकर। उसके बाद हमारे पास कुछ जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उससे गिवन है डिविडेंड। गिवन है पेड इन द ईयर 2007 वॉज 12.5%। ठीक है, ये मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड जो अभी हमने पेड किया होगा वो 12.5% है। करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो अभी हमें पेड करना है। और डिविडेंड जो है वो उसकी ग्रोथ रेट भी गिवन है 10% का। तो इसको भी कैलकुलेशन के टाइम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक अपना फॉर्मेट रेडी करते हैं। हमें यहाँ पे सोर्सेज गिवन होंगी। सोर्सेज में अभी हमने देखा कि हमारे पास शेयर कैपिटल था, एक हमारे पास टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट थे, और एक हमारे पास शॉर्ट टर्म बैंक लोन था। ठीक है, ये हमारे पास सोर्सेज हो गई हैं। फिर उसकी हमें मार्केट वैल्यू चाहिए होगी, इसकी हमें कॉस्ट चाहिए होगी, तो यहाँ पे टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट रेडी हो गया। यहाँ पे जो है हमारे पास वैक आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी हमें मार्केट वैल्यूज भी चाहिए और इनकी कॉस्ट भी चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यूज के लिए वर्किंग ओपन करते हैं, वर्किंग 1। यहाँ पे हम इनकी मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे आएंगी? नंबर ऑफ शेयर्स को जब हम पर शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कराएंगे, पर शेयर प्राइस कौन सी होगी? एक्स इंटरेस्ट वाली। अगर कोई कम डिविडेंड या कम इंटरेस्ट वाली प्राइस होगी उसको हम पहले एक्स इंटरेस्ट वाली बना लेंगे, एक्स डिविडेंड वाली। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू आएगी इन दोनों की, इनको हम यहाँ पे ले जाएंगे अपनी मेन वर्किंग में कैलकुलेट करके। ठीक है,
ये हमारे पास फॉर्मेट रेडी हो गया मार्केट वैल्यूज के लिए। फिर इसके नीचे हम इनकी रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास यहाँ पे शेयर कैपिटल से रिलेटेड 400 मिलियन शेयर्स थे और पर शेयर की हमें प्राइस 10 ईच दी हुई थी। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 400 शेयर्स हैं, पर शेयर की प्राइस 10 है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब इसके हमें पर शेयर की प्राइस चाहिए, जो कि अभी हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन डेट से रिलेटेड थी और ये वाली इन्फॉर्मेशन डिविडेंड से रिलेटेड थी। तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई निकाल के, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो मार्केट वैल्यू हमें पता है किस तरीके से आती है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिविडेंड अपॉन के ई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिविडेंड की तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, के ई की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है हमें के ई कैलकुलेट करना होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी होगी यूजिंग सीएपीएम मॉडल। वो कैसे आता है, के ई इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। ठीक है, इसके लिए हमें रिस्क फ्री रेट चाहिए होगा, मार्केट का प्रीमियम चाहिए होगा, फिर हमें आर एम माइनस आर एफ चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें बीटा इक्विटी चाहिए होगी। अभी हमने क्वेश्चन रीड किया था, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, उनको पिक कर लेते हैं। रिस्क फ्री रेट जो है क्वेश्चन में गिवन है, काइबोर इज 9% विच इज कंसिडर्ड एज रिस्क फ्री। इसका मतलब है रिस्क फ्री रेट 9% गिवन है। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास चाहिए, मार्केट इक्विटी प्रीमियम भी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, उसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रीमियम जो है कितना दिया हुआ है, विद मार्केट इक्विटी प्रीमियम 6.25। मतलब ये चीज़ हमें डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करके दी हुई है तो इसको यहाँ से पिक कर लिया हमने 6.25। और बीटा इक्विटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.6 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू के ई कैलकुलेट कर सकते हैं, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। तो ये हमारे पास आ गया के ई, जो कि आ गया 19% का। ये 19% हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना था, ये भी आ गई। सही है, और ये यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेंगे मार्केट वैल्यू निकालने के लिए 19%। के ये हमारे पास आ गया। चलें, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिविडेंड। ठीक है, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो डिविडेंड हमारे पास कैसे आएगा, और यहाँ पे क्योंकि ग्रोथ फैक्टर भी है, तो डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइड में के ई माइनस जी। ठीक है, ग्रोथ वाला फॉर्मूला लग जाएगा। पहले हमने सिंपल वाला फॉर्मूला लिखा था, चूंकि क्वेश्चन में ग्रोथ भी अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे ग्रोथ वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसके लिए हमें डी नॉट चाहिए होगा। ठीक है, और डी नॉट जो है हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि भाई करंट डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10%। ठीक है, ग्रोथ रेट डिविडेंड की दी हुई है 10% की। और उसके बाद हमें लास्ट ईयर का जो डिविडेंड हमने पे किया था वो है 12.5 का। इसका मतलब है कि जो ओल्डेस्ट डिविडेंड होगा हमारे पास वो 12.5% है, क्योंकि फेस वैल्यू पार वैल्यू पे लग जाता है 10 इसकी शेयर की पार वैल्यू के ऊपर हमने 12.5% लगा दिया, तो हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जो कि आ गई है 1.25। अब ये जो 1.25 है ना, ये ग्रोथ हो रही है, इसमें 10% की ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू करंट ईयर में 1.38 हो जाएगी आफ्टर ग्रोथ। ठीक है, तो हमने यहाँ किया डी नॉट इंटू 1 प्लस जी। जी कितना है, 10%। डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओके माइनस जी। 10% है जी, 9।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की, वो आ गई 16.81 की। ठीक है, हुआ क्या है, ये जो यहाँ पे मैंने 10% लगाया था ना, ये वाला 10% है। ठीक है, कि भाई करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो ग्रोथ हो रही है उसमें 10% से। सही है, ये रहा कि डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10%। तो बाकी यहाँ पे जो 10% लगा वो ये 1+G वाला 10% था इसके अंदर। ठीक है, D0 × 1+G/KE-G। तो यहाँ से हमने पर शेयर की प्राइस पिक कर ली है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। यही हमें चाहिए थी, टोटल मार्केट वैल्यू, जो हमने यहाँ पे वर्किंग वन से फाइंड कर लिया है 672। कॉस्ट भी आ गई, मार्केट वैल्यू भी आ गई, टोटल इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 128। तो हमने इक्विटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसकी वर्किंग कर ली है। अब हम फाइंड करते हैं टीएफसी। टीएफसी की सबसे पहले अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लें तो, या सबसे पहले इसके नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लें। 595 मिलियन के टीएफसीज हैं और 100 ईच है। 595 / 100, ये हमारे पास टीएफसीज आ गए, नंबर ऑफ टीएफसीज आ गए। अब इस नंबर ऑफ टीएफसीज को इस नंबर ऑफ टीएफसीज को अब हमने मल्टीप्लाई कराने पर शेयर के पर बॉन्ड की प्राइस से, जो कि हमने पूरा यहाँ पे अभी अब जब क्वेश्चन रीड किया था तो हमें क्वेश्चन में 6% टीएफसी वर इशूड ऑन 1 जनवरी 7, कूपन रेट 6% था, एक्सपेक्टेड आईआरआर 10% था। ठीक है, तो हमें कुल मिला के यहाँ पे पर शेयर की प्राइस भी नहीं दी हुई, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पोस्ट टैक्स केडीपी फाइंड करना होगा। तो इन दोनों की वर्किंग के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करनी होगी। मार्केट वैल्यू ऑफ टीएफसी। ठीक है, वो कैसे आती है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट किस तरीके से आएगी, पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ रिडेम्पशन की अमाउंट। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, 5 ईयर्स की हम वर्किंग कर लेंगे। टोटल 6 ईयर्स से 1 साल ऑलरेडी पास हो चुका हुआ था, तो नेक्स्ट हमें 5 ईयर की वर्किंग करनी है। इसमें हमें इंटरेस्ट और रिडेम्पशन चाहिए होगा। इनको नेट करेंगे, इसके ऊपर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर की जब हम पीवी ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट चलेगा। सही है, जब यहाँ पे हमारे पास इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी तो आईआरआर वाले मेथड के थ्रू हम इसकी ईयर 0, ठीक है, ईयर 0 में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाती है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी, ये जो हमने यहाँ पे फाइंड की होगी, ये नेक्स्ट वर्किंग में यहाँ पे हम रख के मार्केट वैल्यू ऑफ डेट रखेंगे। एक लाइन के स्पेस दे देता हूँ और, ठीक है, ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आएगी, अभी फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं हम, ठीक है, ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आएगी इसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, और इसमें पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट लेंगे, रिडेम्पशन लेंगे, ठीक है, नेट करके इसका आईआरआर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसकी कॉस्ट ऑफ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि यहाँ पे टीएफसी है। तो ये हमने फॉर्मेटिंग पूरी कर ली अपनी। अब देखते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन थी। ठीक है, क्वेश्चन में जो है हमें सबसे पहले इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन थी। कूपन रेट है 6%, फेस वैल्यू है 100 की। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6%, ये हमारे पास इंटरेस्ट की पेमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें चाहिए रिडम्पशन की अमाउंट। ठीक है, और इस क्वेश्चन में रिडेम्पशन की अमाउंट हाइड थी। ठीक है, रिडेम्पशन की अमाउंट जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यही चीज़ जो है एग्जामिनर ने अलग से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में टेस्ट की हुई है, तो इसको अच्छे से समझ लो। रिडेम्पशन की यहाँ पे हमें अमाउंट चाहिए होती है ईयर 5 पे, मतलब ईयर एंड पे, 6 ईयर के एंड पे। तो वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि शेयर्स की जो इशू प्राइस होती है ना, यहाँ पे वो 100 है जैसे। ठीक है, 100, ये इशू प्राइस में क्या क्या होगा, पीवी ऑफ इंटरेस्ट होगा
प्लस पीवी ऑफ रिडेम्पशन होगी। ठीक है, ये हमें पता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लिखा, पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ रिडेम्पशन। तो अगर इस 100 में से मैं पीवी ऑफ इंटरेस्ट को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास पीवी ऑफ रिडेम्पशन आ जाएगी। क्या करूँगा, अगर इस 100 में से इश्यू प्राइस में से मैं पीवी ऑफ इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा, लेस करा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग पीवी ऑफ रिडेम्पशन की अमाउंट बच जाएगी। यही हमें अभी चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ तक इसकी वर्किंग करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले पीवी ऑफ रिडेम्पशन तक पहुँचते हैं। अब पीवी ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगी, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास अमाउंट पीवी ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगी, 100 इसकी फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6%, ये हमारे पास आ गया इसका इंटरेस्ट। ठीक है, इसकी अब हमें प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो इस इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू सेम एन्युटी इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 प्लस रेट कौन सा लेना है, रेट हमें आईआरआर वाला जो गिवन है, एक्सपेक्टेड आईआरआर 10% वो वाला पिक करना है यहाँ पे। 1 + 10% की पावर में -6 ईयर्स। ठीक है, और डिवाइड बाय 10%। ये मैंने क्या किया, सिंपल आईआरआर का, ओ सिंपल एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 1 - 1 + i% की पावर में -n/i। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 26.13 की। इधर से इसको मैंने माइनस कर दिया 26.13 को। तो 100 में से जब मैंने 26.13 को माइनस कर दिया तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन की अमाउंट आ गई। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ तक पहुंच गए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन की अमाउंट तक पहुंच गए। कैसे, इशू प्राइस 100 थी, उसमें से हमने सारा पीवी ऑफ इंटरेस्ट माइनस कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, तो बचा क्या हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन। अब हम इस वैल्यू को ना यहाँ पे अभी नहीं लिख सकते, 73.87 को यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई है ये इस डेट पे आई है, ईयर जीरो पे आई है। ठीक है, ईयर वन के स्टार्ट में आई है या ईयर जीरो पे आई है, तो हमें तो रिडेम्पशन की अमाउंट यहाँ पे चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। सेम हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं रिडेम्पशन की अमाउंट की। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू को डायरेक्ट 1 + 10% की पावर 6, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और रेट हमने ये आईआरआर जो एक्सपेक्ट 10% था, जैसे हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया था, वही हमने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज़ करके इसकी हमने रिडेम्पशन की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि 130.36 की आ गई है। 130.36। तो ये हमसे एक बस वर्किंग जो थी रिक्वायर्ड थी एग्जामिनर ने हमें, क्योंकि ये रिडेम्पशन की जो अमाउंट थी वो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। तो अब हम यहाँ पे इसकी नेट कैलकुलेट कर नेट यहाँ पे कर लेते हैं वैल्यूज़ को। नेट करने के बाद इसके ऊपर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर यूज़ हो रहा है काइबोर +2%, और काइबोर है 9%, तो 9 + 2 11%। तो इसकी हमने डिस्काउंटिंग करनी है 11%। कैसे, 1 + 11% की पावर में -1। ठीक है, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। सिंपल हम प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। पीवी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 5.41, और सिमिलरली लास्ट तक ये 81.22 तक। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि हमारे पास कितनी बन गई, 99.84 की यहाँ पे मार्केट वैल्यू बन गई। ठीक है, तो ये हमसे रिक्वायर्ड थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी कि भाई मार्केट वैल्यूज फाइंड करनी है, तो डेट की मार्केट वैल्यू ये रही है, हमने कैलकुलेट कर ली। ऊपर के ही इक्विटी की मार्केट वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो ये पर शेयर की हमने यहाँ पे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किया 99.84। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे जब नंबर ऑफ शेयर से, तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी डेट की। ये हमने पिक कर ली। अब जब हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई है तो इसकी हमें क्या, कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी होगी। तो कॉस्ट के लिए हमने एक फॉर्मेट अपना ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेट रेडी है, सिंपल हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है।
मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यहाँ से माइनस हो जाती है 99.84 जो अभी हमने कैलकुलेट करी। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट की वैल्यूज चाहिए होंगी और पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट चाहिए होगा 100 इंटू इंटरेस्ट का कूपन रेट था हमारे पास 6%, तो ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट। इसको मैं 1 - 3 कर दूंगा ताकि पोस्ट टैक्स हो जाए मेरे पास, और टैक्स का रेट था 35% का। तो ये सिंपल मेरे पास इंटरेस्ट की पेमेंट्स आ गई हैं। एंड में हमारे पास रिडेम्पशन की अमाउंट चाहिए, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली 130.86 की। इन सबको हमने नेट कर लिया। ठीक है, इन अमाउंट्स का हमने नेट कर लिया, और यहाँ पे हमने इसका IRR कैलकुलेट कर लिया सिंपल। और यहाँ पे अगेन मैं एक्सेल का लेवरेज लेते हुए डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया IRR। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट भी हमारे पास 9.1% की आ गई है। यहाँ पे हमने 9.1% की कॉस्ट ऑफ डेट पिक कर ली। तो ये हमारे पास TFCs भी कंप्लीट हो गए। बैंक लोन सबसे सिंपल होता है। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू क्या है जो यहाँ पे गिवन होगी, 80 की। ठीक है, और इसके ऊपर जो काइबोर +3%, मतलब 9% +3%, 12% हो गया। ठीक है, 12% कैसे बना, 9% +3%, तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट बन गई। ठीक है, अब इसको भी पोस्ट टैक्स कर लेते हैं 1 - 35% करके। ये पोस्ट टैक्स हमारे पास इसका रेट आ गया सिंपल, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ पे जब हम इसकी बैक फाइंड कर लेते हैं सिंपल, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा के, तो 14% का हमारे पास यहाँ पे बैक आ गया। तो यही है हमारे पास इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि मार्केट वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है और ये बैक की अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास दोनों की मार्केट वैल्यूज भी आ गई हैं, ये सारी मार्केट वैल्यूज भी आ गई हैं, और बैक भी हमने 14% का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये चीज़ जो है अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में दोबारा से टेस्ट हो सकती है। ठीक है, डेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।